हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गुलाब शाह और आप सभी देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द लर्नर्स कम्युनिटी ड्यू एज वेल। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सभी ने अपनी अपनी स्टडी कंप्लीट कर ली होगी, क्योंकि आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो सेमेस्टर सेकंड के स्टूडेंट के लिए होने वाली है। बीए प्रोग्राम सेमेस्टर सेकंड और जिनके पास एनवायरमेंटल साइंस थ्योरी इनटू प्रैक्टिसेस 1 ये इनकी बुक का नाम है। अगर आपके पास ये बुक है तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे विद आंसर। जी हाँ, ये जो क्वेश्चन पेपर डिस्कशन होगा ये आपके आंसर के साथ होगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं तो आपको आंसर भी पता होना चाहिए, जिससे आपको नॉलेज हो जाती है कि किस क्वेश्चन का आंसर किस तरह से लिखा जाएगा। इसकी हम ऑलरेडी 1 वीडियो कवर कर चुके हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन पेपर है ये आपका 3 पार्टों में डिवाइड है, ए एंड बी एंड सी, ये 3 पार्टों में डिवाइड है और हम ए पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और आज की वीडियो में हम बी और सी पार्ट को डिस्कस करेंगे। ए पार्ट को हम ऑलरेडी वीडियो 1 में डिस्कस कर चुके हैं और ये हमारी वीडियो 2 होने वाली है। अगर आपने वीडियो 1 नहीं देखी तो आप जल्दी से हमारे चैनल पर विजिट करिए और मेरी जो ये वीडियो है वीडियो नंबर 1 उसको जल्दी से चेकआउट कर लीजिए, ताकि आपको वीडियो नंबर 2 अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि हम क्वेश्चन पेपर के साथ सभी आंसर को डिस्कस कर रहे थे इस वीडियो में। चलिए वीडियो नंबर 2 की आज स्टार्टिंग करते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमने लास्ट वीडियो नंबर 1 को छोड़ा था, वहीं से अब हम स्टार्ट करेंगे, यानी पार्ट बी से, क्योंकि पार्ट ए हम ऑलरेडी कवर कर चुके थे और अब हमारा पार्ट बी स्टार्ट होगा। चलिए फिर पार्ट बी को स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं ये पार्ट बी का जो क्वेश्चन नंबर 5 था, जो हमने लास्ट वीडियो में उसकी हेडिंग देख ली थी, ये हमारे पार्ट बी स्टार्ट हो गया था और पार्ट बी का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5 था वो था। चलिए इसको देख लेते हैं। यहाँ ये इंग्लिश में दे रखा है एंड देन यहाँ ये हिंदी में दे रखा है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये वही क्वेश्चन है जो कि पूछ रहा है भारतीय राज्यों में से एक के विभिन्न क्षेत्रों से ठोस अवशिष्टों का सारांश नीचे दिया गया है, यानी भारतीय राज्यों में से किसी एक क्षेत्र का आपको ठोस अवशिष्ट दे रखा है। जैसे कि ये आप सारी डिटेल्स देख सकते हैं और इन्हीं डिटेल्स के आधार पर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि ये सारे क्वेश्चंस हैं। और देखिए ये जो डिटेल्स है ये हर क्वेश्चन में अलग हो सकती है, यानी हर क्वेश्चन पेपर में अलग राज्य की पूछी जा सकती है। इसीलिए इस वीडियो में मैंने इसके आंसर नहीं लिखे हैं, क्योंकि ये आपको आपके एग्जाम टाइम पर ही देखना होगा कि ये कौन सा क्वेश्चन लिया गया है या कहाँ से लिया गया है। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। जैसे कि हिंदी वगैरह के एग्जाम में आप देख सकते हैं जो पैराग्राफ होते हैं उनकी व्याख्या जो करनी होती है वो आपको एट द टाइम ही करनी होती है, क्योंकि वो जो पैराग्राफ होते हैं वो कहीं से भी आ सकते हैं। इसी तरीके से ये आपके क्वेश्चन है जो आपको तुरंत ही करने होंगे, यानी तभी आपको करने होंगे, क्योंकि ये जो डेटा होता है वो हमेशा चेंज होता है, लेकिन ये आपको थोड़ी सी नॉलेज दे देगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं फिर यहाँ डेटा दे रखा है, फिर उसी हिसाब से आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, जैसे कि आप इन्हें देख भी सकते हैं। ओके, ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर उसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 भी इसी प्रकार है। पहले आपको एक सारणी दे रखी है, उसमें कुछ डेटा दे रखा है, फिर उसी डेटे के अनुसार आपसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं और उन प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। और यहाँ हमारा पार्ट सी स्टार्ट होता है। जैसे आप देख सकते हैं पार्ट सी, और पार्ट सी में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारा 8 क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। 8 क्वेश्चन है हमारा, प्रासंगिक केस अध्ययनों की सहायता से चर्चा करें कि विकास परियोजनाओं ने पारिस्थितिकी तंत्र के पारिस्थितिक संतुलन को कैसे प्रभावित किया है। यानी हमें प्रासंगिक केस का अध्ययन करते हुए ये बताना है कि परियोजनाओं में पारिस्थितिक तंत्र में पारिस्थितिक संतुलन को कैसे प्रभावित किया गया है, इसको हमें डिस्कस करना है। फिर उसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट होता है, जो कि है भारत में खतरनाक अवशिष्ट प्रबंधन की समस्याओं को और चुनौतियों पर चर्चा करें। यानी जो भारत में खतरनाक अवशिष्ट प्रबंधन है उसकी जो समस्याएं और चुनौतियां हैं उनके बारे में हमें डिस्कस करना है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट होता है, जो है हमारा भारतीय दृष्टिकोण से क्या उभरती बाजारों में सतत विकास संभव है, विस्तार से चर्चा कीजिए। यानी भारतीय दृष्टिकोण से क्या उभरते बाजारों में सतत विकास संभव है या नहीं, यानी जो हमारा सतत विकास है उभरते बाजारों में वो संभव हो पाएगा या नहीं, इस बारे में हमें चर्चा करनी है। चलिए फिर बिना देरी करे हम क्वेश्चन नंबर 8 से आज के हमारे क्वेश्चन पेपर की शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है वो है, प्रासंगिक केस अध्ययन की सहायता से चर्चा करें कि विकास परियोजना ने पारिस्थितिकी तंत्र के पारिस्थितिकी संतुलन को कैसे प्रभावित किया है। चलिए देख लेते हैं।
विकास परियोजना का पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव केस अध्ययन, यानी किस तरह से परियोजनाओं का पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव पड़ता है, केस अध्ययन के माध्यम से देख लेते हैं। पहले आप इसके परिचय में लिख सकते हैं, विकास परियोजना चाहे वह औद्योगिकरण, शहरीकरण, खनन, बांध निर्माण या कृषि विस्तार से संबंधित हो, पारिस्थितिकी तंत्र के पारिस्थितिकी संतुलन पर गहरा प्रभाव डालती है। इन परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास और सामाजिक सुधार करना है। यानी किसी भी प्रकार की हमारी परिस्थितिकी तंत्र क्यों ना हो, चाहे वो औद्योगिकरण हो, शहरीकरण हो, खनन हो, बांध निर्माण हो, कृषि विकास हो, किसी भी प्रकार की क्यों ना हो, उसके हमारे परिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव ज़रूर पड़ता है और ये हमारे आर्थिक और सामाजिक विकास को भी सुधारने में मदद करता है। लेकिन इसके साथ ही पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। यह हमें विकास की ओर तो लेकर जाता है, लेकिन हमारे जो पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव होता है वो भी हम देख सकते हैं। इन लेख में हम कुछ प्रमुख विकास परियोजनाओं के उदाहरणों के माध्यम से उन परिस्थितिकी संतुलन पर प्रभाव की विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए फिर कुछ उदाहरण लेकर इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। पहला हम देखेंगे खनन परियोजनाएं। खनन परियोजनाओं के अंतर्गत आप लिख सकते हैं, खनन उद्योग आर्थिक समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। यानी आर्थिक रूप से मजबूत होने के लिए खनन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन ये पर्यावरण पर गहरी प्रभाव डालते हैं। उदाहरण के लिए झारखंड और उड़ीसा में कोयला खनन परियोजना ने बड़े पैमाने पर वन क्षेत्र को नष्ट किया, जिससे जैव विविधता की हानि पहुंची है। भूमि क्षरण, जल स्रोतों का दूषित होना और वायु प्रदूषण आम समस्याएं हैं। यानी आप उदाहरण के रूप में झारखंड और उड़ीसा का लिख सकते हैं, जहां कोयला खनन की वजह से जो वहां के वन्य जीव हैं और जो जल है और जो हमारा भूमि है उनका बहुत ज़्यादा दुरुपयोग हुआ है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी हम देख सकते हैं। अब इसका हम प्रभाव देखेंगे कि क्या क्या प्रभाव पड़ता है। पहला हम देखेंगे भूमि क्षरण। खनन के कारण मिट्टी की गुणवत्ता खराब होती है, जिससे कृषि उत्पादन में कमी आ जाती है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं जल प्रदूषण। खनन गतिविधियों से निकलने वाले रसायनों और धातुओं से जल स्रोत दूषित होते हैं। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं वायु प्रदूषण। खनन के दौरान उड़ने वाले धूल और गैसें वायुमंडल को प्रदूषित करती हैं, जिससे स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ जाती हैं। यानी वायुमंडल जब हमारी स्वास्थ्य लेने की जो गैसेज हैं वही खराब होंगी तो स्वास्थ्य समस्या तो पैदा होंगी ही। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे बांध निर्माण। चलिए देखते हैं। भारत में बांध निर्माण की कई प्रमुख परियोजनाओं ने बड़े पैमाने पर पर्यावरणीय प्रभाव डाला है। नर्मदा बांध परियोजना इसका प्रमुख उदाहरण है। यानी जो बांध निर्माण है वो भी महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हुई हमें दिखाई देती है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट उदाहरण आप नर्मदा बांध निर्माण को ले सकते हैं। इसका प्रभाव देख लेते हैं। पहला आप इसमें प्रभाव में लिख सकते हैं वन्य जीवों का विस्थापन। बांध निर्माण से वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास नष्ट हो जाते हैं, जिससे कई प्रजाति लुप्त होने के कगार पर आ जाती हैं। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं स्थानीय जनसंख्या का विस्थापन। बांध निर्माण के कारण बाजारों लोगों को अपने घरों से विस्थापित होना पड़ता है, जिससे सामाजिक और आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आप इसमें लिख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं मिट्टी का कटाव। बांध निर्माण के कारण नदी के किनारे मिट्टी का कटाव बढ़ता है, जिससे भूक्षरण होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे शहरीकरण और औद्योगिकरण। यानी शहरीकरण और औद्योगिकरण का क्या प्रभाव पड़ता है। शहरीकरण और औद्योगिकरण तेजी से हो रहे हैं, जिससे पर्यावरण संतुलन पर गहरा असर पड़ता है। दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों में प्रदूषण और हरित क्षेत्रों की कमी इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है। शहरीकरण और औद्योगिकरण की वजह से जो हमारा पर्यावरण है उसके जो संतुलन है उस पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। और इसका उदाहरण आप दिल्ली और मुंबई को ले सकते हैं, क्योंकि दिल्ली और मुंबई में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हम देख सकते हैं। किसकी वजह से। शहरीकरण की वजह से और औद्योगिकरण की वजह से। अब हम इसका प्रभाव देख लेते हैं कि इसका क्या प्रभाव पड़ता है। वायु प्रदूषण। वाहनों और उद्योगों से निकलने वाले धुएं से वायु गुणवत्ता में गिरावट आती है। और नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं जल प्रदूषण। उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्ट जल स्रोतों को दूषित करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं हरित क्षेत्र की कमी। शहरीकरण के कारण हरित क्षेत्रों की कमी आती है, जिससे जैव विविधता को नुकसान होता है। यानी जो हरित क्षेत्र होते हैं, जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। शहरों में आपने देखा होगा पेड़ पौधे, आप दिल्ली में रहते होगे तो आपको पता होगा दिल्ली में कितने कम पेड़ पौधे हैं, जिसकी वजह से जो पॉल्यूशन है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कृषि विस्तार। कृषि विस्तार को देख लेते हैं।
भारत में कृषि विस्तार ने भी पारिस्थितिकी तंत्र को गहरा प्रभाव डाला है। पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में हरित क्रांति के कारण कृषि भूमि में वृद्धि हुई, लेकिन इसके साथ ही रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की गुणवत्ता और जल स्रोत प्रभावित हुए। अब इसका हम प्रभाव देख लेते हैं, क्योंकि देखिए जो पंजाब और हरियाणा है वहाँ पर जो हरित क्रांति हुई थी उसकी वजह से कृषि में तो वृद्धि हुई, लेकिन रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों में भी वृद्धि हुई, क्योंकि अब लोग बड़ी मात्रा में रासायनिक उर्वरकों और जो कीटनाशक होते हैं उनका प्रयोग करने लगे थे। अब हम इसका प्रभाव देखेंगे कि इसका क्या प्रभाव पड़ा। पहला आप लिखेंगे मृदा क्षरण। रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से मृदा की उर्वरकता घटती है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं जल संकट। अत्यधिक सिंचाई के कारण भूजल स्तर में गिरावट आती है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं जैव विविधता का नुकसान। एकल फसलों की खेती से जैव विविधता को नुकसान होता है। अब हम देखेंगे केस अध्ययन चिपको आंदोलन। केस अध्ययन के आधार पर अब हम देखेंगे चिपको आंदोलन को। चिपको आंदोलन जो 1970 के दशक में उत्तराखंड में शुरू हुआ वन संरक्षण के लिए एक प्रमुख आंदोलन था। इस आंदोलन ने वृक्षों की कटाई को रोकने और पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यानी जो चिपको आंदोलन था वो उत्तराखंड में शुरू हुआ था और जो वनों की कटाई होती है उसको रोकने के लिए किया गया था, क्योंकि इस आंदोलन में जो महिला और जो बुजुर्ग लोग होते हैं और जो बच्चे होते हैं वो पेड़ों से जाकर चिपक गए थे ताकि पेड़ों को ना काटा जाए। इसका प्रभाव देख लेते हैं वन्य संरक्षण। इन आंदोलनों ने वृक्षों की कटाई को रोकना और वन क्षेत्रों को संरक्षित किया। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं स्थानीय जागरूकता। स्थानीय समुदायों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ी। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं नीतिगत परिवर्तन। सरकारों ने वन संरक्षण के लिए नई नीतियां और कानून बनाए। ठीक है, ये आपका यहाँ क्वेश्चन फिनिश होता है। अब हम इसका देख लेते हैं निष्कर्ष। क्या आप इसका निष्कर्ष किस तरह से लिख सकते हैं? चलिए देख लेते हैं इसका निष्कर्ष। आप इसका निष्कर्ष में लिख सकते हैं विकास परियोजना का पारिस्थितिकी तंत्र पर गहरा प्रभाव पड़ता है। हालांकि इन परियोजनाओं से आर्थिक और सामाजिक लाभ होता है, लेकिन इन परियोजनाओं पर नकारात्मक प्रभाव भी गंभीर होता है। सतत विकास के लिए यह आवश्यक है कि विकास और पर्यावरणीय संरक्षण के बीच संतुलन बनाए जाए। यह तभी संभव है जब नीतियों और योजनाओं में पर्यावरणीय कारकों को प्राथमिकता दी जाए और स्थानीय समुदायों की गंभीरता सुनिश्चित की जाए। पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने के लिए पर्यावरणीय आकलन, नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपभोग और हरित प्रौद्योगिकी अपनाने जैसे उद्योग महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप इसके निष्कर्ष में लिख सकते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत में खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन की समस्याओं और चुनौतियों पर चर्चा कीजिए। यानी भारत में जो खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन होते हैं और जो उसकी समस्याएं हैं उनके ऊपर हमें उनकी जो समस्याएं और उनकी जो चुनौतियां हैं उनके ऊपर हमें चर्चा करनी है। चलिए देख लेते हैं। भारत में अपशिष्ट प्रबंधन का महत्वपूर्ण सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दे हैं, जिसके साथ कई समस्याएं और चुनौतियां जुड़ी हैं। यहाँ हम इन समस्याओं और चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए फिर हम उन सभी समस्याओं और चुनौतियों के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। पहले हम देखेंगे समस्याएं कि क्या क्या समस्याएं हैं। पहला आप लिख सकते हैं अपशिष्ट का उत्पादन। भारत में अपशिष्ट का उत्पादन बहुत अधिक है। गाँवों और शहरों में बढ़ती आबादी, व्यापक उद्योगों, उत्पादनों और खाद्य उत्पादन की वृद्धि ने इस समस्या को और भी बढ़ा दिया है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं अपशिष्ट के प्रबंधन की कमजोरी। अपशिष्ट के प्रबंधन में विफलता का प्रमुख कारण है सार्वजनिक स्थानों पर प्रभावी संगठन, संपादित बजट और कर्मचारियों की कमी के कारण अपशिष्ट का समापन और निस्तारण संक्रमण का कारण बन गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आप इसमें थर्ड पॉइंट लिख सकते हैं स्थानीय स्तर पर अपशिष्ट के अवैध निस्तारण। अपशिष्ट को स्थानीय स्तर पर अवैध रूप से निस्तारित किया जाता है, जिससे पर्यावरण में हानि होती है। इससे भूमि, जल और हवा प्रदूषित होती है, जो लोगों के स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। यानी इसकी वजह से हम कह सकते हैं जो हमारी भूमि है, जल है और हवा है वो प्रदूषित हो जाती है, जिसकी वजह से लोगों के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं संचार की कमी। अपशिष्ट
प्रबंधन के लिए सही संचार की कमी भी एक मुद्दा है। अपशिष्ट के सही ग्रहण, निस्तारण और पुनः संचयन के लिए विशेषज्ञ कार्यकर्ताओं और समाधान की भाव में प्रबंधन प्रक्रिया असमर्थ रहती है। यानी हम कह सकते हैं इसकी जो कमी है, संचार की जो कमी है, ये भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहता है इसमें। अब हम पॉइंट नंबर 5 देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 5 में आप लिख सकते हैं सामाजिक उन्नति की चुनौतियां। अपशिष्ट प्रबंधन में सामाजिक और आर्थिक उन्नति के लिए भी चुनौतियां हैं। अधिकांश अपशिष्ट उत्पादन गरीबी और संगठित समुदायों से संबंधित होते हैं जिन्हें समाज में सम्मान और उन्नति की आवश्यकता होती है। यानी कुछ जो होते हैं वो सामाजिक उन्नति और चुनौतियों का भी फेस करते हैं, जिसमें हम कह सकते हैं उन्हें समाज में सम्मान और उन्नति की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब हम देखेंगे इसकी चुनौतियां कि इसकी क्या क्या चुनौतियां होती हैं। अब इसमें आप फर्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं कानूनी और नीतिगत फ्रेमवर्कों की कमजोरी। अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में कानूनी और नीतिगत फ्रेमवर्कों की कमजोरी एक महत्वपूर्ण चुनौती है। सशक्त और समाप्ति नीतियों और कानूनी व्यवस्था के बिना अपशिष्ट प्रबंधन मुश्किल होता है। यानी जो कानूनी नीति होती हैं और फ्रेमवर्क होते हैं, उनकी जो कमजोरी होती है, उनमें जो कमियां होती हैं, उसकी वजह से भी इसे एक चुनौती का सामना करना पड़ता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे इसमें आप एक और चुनौती लिख सकते हैं तकनीकी और वित्तीय संकोच। तकनीकी और वित्तीय संकोच भी एक बड़ी चुनौती है। उचित तकनीकी संसाधन और वित्तीय समर्थन के अभाव में स्थानीय स्तर पर अपशिष्ट प्रबंधन को संभालना और सुधारना अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं सामाजिक और आर्थिक विस्तार। अपशिष्ट प्रबंधन में सामाजिक और आर्थिक विस्तार की चुनौतियां भी हैं। समाज में संज्ञान और शिक्षा के माध्यम से अपशिष्ट प्रबंधन को सुधारने के लिए उन सहयोग और समर्थन की आवश्यकता होती है। यानी हम कह सकते हैं अपशिष्ट प्रबंधन को सुधारने के लिए सहयोग और समर्थन की भी आवश्यकता होती है। अगर समाज में सहयोग और आर्थिक जो समर्थन है वो नहीं मिलेगा तो हम अपशिष्ट जो वो हमारे प्रबंधन है उनको नहीं सुधार सकते। अब हम इसमें देखेंगे समाधान कि इसके लिए क्या क्या समाधान हम कर सकते हैं। पहला आप लिख सकते हैं प्रौद्योगिकी का उपयोग। उच्च प्रौद्योगिकी का उपयोग करके अपशिष्ट प्रबंधन को सुधारा जा सकता है। उचित संग्रहण, निस्तारण और पुनर्चक्रीकरण की प्रौद्योगिकी तकनीकी विकसित करनी चाहिए। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं जन संचालित अभियान। अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए जन संचालित अभियान और शिक्षा की आवश्यकता है। जनता को अपशिष्ट के नकारात्मक प्रभावों से अवगत कराना और सहयोग के लिए प्रेरित करना आवश्यक है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं सामाजिक और आर्थिक समर्थन। सामाजिक और आर्थिक विस्तार के लिए सरकारी और गैर सरकारी संगठनों का समर्थन और सहायता भी अपशिष्ट प्रबंधनों को सुधारने में मददगार साबित हो सकती हैं। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं शिक्षा और प्रेक्षण। शिक्षा और प्रेक्षण के माध्यम से समाज में अपशिष्ट प्रबंधन को लेकर जागरूकता फैलानी चाहिए। स्थानीय स्तर पर व्यक्तिगत और सामाजिक दर्शनों को समर्थित करने के लिए योगदान किया जा सकता है। यानी हम कह सकते हैं अपशिष्ट को सुधारने के लिए जो शिक्षा और प्रशिक्षण है उसको बढ़ाना चाहिए, उसके लिए जागरूकता फैलानी चाहिए ताकि इसे बड़े लेवल पर लाया जा सके और सभी लोगों के लिए जागरूकता दी जा सके। अब हम इसका निष्कर्ष देखेंगे कि आप इसका निष्कर्ष कैसे लिख सकते हैं। अपशिष्ट प्रबंधन भारत में एक गंभीर समस्या है जिससे हल करने के लिए संग्रहण दृष्टिकोण, सामाजिक सहयोग और सरकारी प्रयासों की आवश्यकता है। प्रौद्योगिकी, जन संचालित अभियान और सामाजिक विस्तार के माध्यम से हम इन महत्वपूर्ण मुद्दों को सुलझा सकते हैं और प्रकृति को भी संरक्षित कर सकते हैं। यानी ये जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो हमें हल करने ही चाहिए, जिसकी वजह से हम प्रौद्योगिकी, जन संचालित अभियान और सामाजिक विस्तार के माध्यम से हम इन मुद्दों को सुलझा सकते हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण भी होंगे क्योंकि अगर हमने इन्हें नहीं सुलझाया तो एक गंभीर समस्या बन सकती है हमारे लिए। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारतीय दृष्टिकोण से क्या उभरते बाजारों में सतत विकास संभव है? विस्तार से बताएं। यानी भारतीय दृष्टिकोण से क्या हम कह सकते हैं उभरते बाजार जो हैं वो सतत विकास के लिए संभव हैं या उनमें सतत विकास संभव हो पाएगा? यानी ये हमें विस्तार से बताना है। चलिए अब हम देख लेते हैं इसकी भूमिका से। यानी इसमें इंट्रोडक्शन आप कैसे लिख सकते हैं? इसका इंट्रोडक्शन आप लिख सकते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में उभरते बाजारों की संभावनाओं पर विचार करने से पहले हम इसके
परिप्रेक्ष्य में अर्थशास्त्रीय, सामाजिक और राजनीतिक पहलुओं को समझना आवश्यक होता है। उभरते बाजारों का अर्थ वह बाजार होते हैं जो तेजी से विकसित हो रहे हैं। यानी हम कह सकते हैं जो वो हमारी बाजारी श्रृंखला है या अर्थव्यवस्था है, उसको समझने के लिए हमें पहले अर्थशास्त्रीय, सामाजिक और राजनीतिक पहलुओं को समझना आवश्यक है। और उभरते बाजारों का अर्थ ही ये है कि विकसित होने वाले या तेजी से विकसित होने वाले बाजार ही उभरते बाजार कहलाते हैं। तेजी से विकास की ओर जाने वाले ही बाजार विकसित बाजार कहलाते हैं। ठीक है, जिसमें नई प्रौद्योगिकी, उत्पादों का विस्तार और नई सेवाओं की पेशकश हो रही हो। यह विकास अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों को प्रभावित कर सकता है और भारतीय बाजारों में इसके स्वाभाविक प्रभावों को समझना महत्वपूर्ण है। यानी ये जो हमारी प्रौद्योगिकी है ये हमें अलग अलग स्तर पर देखी जा सकती है और ये अलग अलग सेवाएं प्रदान करती हुई हमें दिखाई दे सकती है, तभी हम कह सकते हैं बाजारों का जो विकास है वो हो रहा है। अब हम देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में उभरते बाजारों की महत्वपूर्ण भूमिका। यानी जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसमें जो उभरते हुए बाजार हैं उनकी क्या महत्वपूर्ण भूमिका है। अब हम उसकी महत्वपूर्ण भूमिका के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, इसमें पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं नए उत्पादनों और सेवाओं के पेशकश। यानी इसमें नई नई उत्पादन और नई नई सेवाओं की पेशकश होती है। किस तरह से, चलिए देख लेते हैं। उभरते बाजारों का मुख्य पहलू है नए उत्पादन और सेवाओं की पेशकश। यह उत्पादन तकनीकी और नवाचार दृष्टि से संबंधित होते हैं जो बाजारों में नई मांग पैदा कर सकते हैं। इसमें डिजिटल सेवाएं, फिनटेक उत्पादन, स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाएं, ग्रामीण टेक्नोलॉजी और स्मार्ट सिटी समाधान शामिल हो सकते हैं। उभरते बाजारों में ऐसी उत्पादों और सेवाओं की पेशकश से अर्थव्यवस्था को नई गति मिल सकती है, उत्पादन का स्तर बढ़ सकता है। यानी इसकी वजह से जो हमारी नई नई सेवाएं होती हैं वो दी जाती हैं, जिसकी वजह से जो उत्पादन का स्तर है वो भी हम बढ़ता हुआ देख सकते हैं। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं कृषि और ग्रामीण बाजारों का विकास। यानी नए नए बाजारों की वजह से जो कृषि है, ग्रामीण बाजार हैं, उनका भी विकास होता है। किस तरह से, चलिए देख लेते हैं। भारत में अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है और इसीलिए कृषि और ग्रामीण बाजारों का विकास महत्वपूर्ण है। उभरते बाजारों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादकों को नए बाजार और संभावनाएं मिल सकती हैं जो उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार ला सकती हैं, जिसके लिए नई कृषि तकनीकी ही बाजारों और नेटवर्क की विकास और ग्रामीण क्षेत्रों में संसाधनों की पहुंच को सुधारने की ज़रूरत है। यानी हम कह सकते हैं जो भारत है, भारत में अधिकांश लोग जो हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं, इसलिए ग्रामीण जो बाजार हैं उनका विकास बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये जो है ये हमारी कृषि तकनीक, बाजार और नेटवर्क जो है उसको विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, अब आप इसमें थर्ड पॉइंट लिख सकते हैं वित्तीय सेवाओं का प्रसार। यानी अब हम देखेंगे वित्तीय सेवाओं का किस तरह से प्रसार होता है, उसको देख लेते हैं। उभरते बाजारों का विकास वित्तीय सेवाओं के विस्तार के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत करता है। डिजिटल पेमेंट, बैंकिंग सेवाएं और वित्तीय समाधान के विस्तार से लोगों को वित्तीय सहायता मिल सकती है और अर्थव्यवस्था में संगठनात्मकता बढ़ सकती है। यह नए बाजारों के विकास के लिए महत्वपूर्ण है और बड़े और छोटे व्यापारियों के लिए नए वित्तीय संसाधनों का संचार कर सकते हैं। यानी जो हमारी डिजिटल चीज़ें हैं वो हो जाती हैं, जैसे कि हमारी वित्तीय सेवाएं होती हैं। अब हम डिजिटल पेमेंट और बैंकिंग सेवा जो है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो छोटे व्यापारी होते हैं उन्हें भी फायदा होता है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, रोजगार सृजन। उभरते बाजारों के विकास से रोजगार के अवसर भी बढ़ सकते हैं। नए व्यवसाय, स्टार्टअप्स और नए उद्यमों के उद्भव से युवाओं को नए कार्य संबंधित संभावनाएं प्राप्त हो सकती हैं और बाजारी बेरोजगारी को कम किया जा सकता है। यानी ये जो है ये रोजगार प्राप्त करने का भी एक महत्वपूर्ण साधन हो जाता है, क्योंकि अब युवाओं को नए नए संबंधित जो रोजगार होते हैं वो मिलते हैं और जो बेरोजगारी होती है वो भी खत्म हो जाती है। ठीक है, या ये कहें कम हो जाती है। अब हम उभरते हुए बाजारों की चुनौतियाँ देख लेते हैं। जो उभरते हुए बाजार होते हैं उनकी क्या क्या चुनौतियाँ होती हैं। पहली चुनौती आप लिख सकते हैं प्रौद्योगिकी और नवाचार। उभरते बाजारों में प्रौद्योगिकी और नवाचार की दिशा निर्देश को समझ महत्वपूर्ण है। भारतीय बाजारों में प्रौद्योगिकी की अद्वितीयता, सामग्री सुरक्षा और उत्पाद की गुणवत्ता की व्यापकता के कारण इन उभरते बाजारों को प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं बाजार संज्ञान और रणनीति। उभरते बाजारों में संचार और व्यापार की बढ़ती गतिविधियों के बीच संचार संज्ञान करना और संचार की रणनीति तैयार करना महत्वपूर्ण है। बाजार में प्रवेश करने और विकास करने के लिए सही संचार और रणनीति की आवश्यकता है। यानी हम कह सकते हैं बाजार में अगर सही रणनीति लगाई जाए, सही योजना लगाई जाए, तभी हमारा विकास हो सकता है, वरना हम लॉस में भी जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं
विश्वास और निष्ठता। उभरते बाजारों में सफलता पाने के लिए व्यापारियों और उपभोक्ताओं में विश्वास और निष्ठता का महत्वपूर्ण स्थान होता है। उन्हें उत्पादों और सेवाओं में विश्वास होना चाहिए ताकि वह नए बाजारों में अपनी पहचान बना सके। देखिए, उपभोक्ताओं या फिर कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, अगर वो कोई भी कार्य क्यों ना कर रहा है तो उसमें विश्वास और निष्ठता होनी आवश्यक है। अगर किसी भी व्यक्ति को विश्वास ना हो, निष्ठता ना हो, यानी अगर किसी भी व्यक्ति को विश्वास ना हो, निष्ठता ना हो, तो वो कभी भी उस काम में कामयाब नहीं हो सकता। तो जो भी कार्य करना है उसे अपनी विश्वास और निष्ठता के साथ में करेंगे, तभी हम उस चीज़ में आगे बढ़ पाएंगे। इसीलिए जो सेवा क्षेत्र होता है या अपनी जो व्यापारी वगैरह होते हैं उनको भी उनकी सेवाओं पर विश्वास होना चाहिए और निष्ठता होनी चाहिए, तभी वो आगे बढ़ पाएंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम देखेंगे समाधान कि इसके क्या क्या समाधान आप लिख सकते हैं। समाधान में हम देख सकते हैं, पहला आप लिख सकते हैं सरकारी समर्थन और नीतिगत प्रोत्साहन उभरते बाजारों के लिए महत्वपूर्ण है। नए उद्यमों को वित्तीय समर्थन, अनुदान और तकनीकी संगठन के रूप में सरकारी उपाय लिए जा सकते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं इसमें ही सरकारी समर्थन की भी आवश्यकता है और जो नीतियाँ होती हैं उनकी भी आवश्यकता होती है ताकि इसकी जो चुनौतियां हैं उनको खत्म किया जा सके। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं शिक्षा और प्रशिक्षण को देख लेते हैं। उभरते बाजारों में व्यापारी और उद्योगों को शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से विशेषज्ञता प्राप्त करने के अवसर दिए जाने चाहिए। यह उन्हें अपने उत्पादन और सेवाओं को बाजारों में सफलता प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं नवाचार और अनुसंधान को प्रोत्साहन करने के लिए विशेष ध्यान देना चाहिए। तकनीकी और उत्पाद विकास में नवाचार के माध्यम से नए बाजारों की शुरुआत की जा सकती है और विशेषज्ञता को बढ़ावा दिया जा सकता है। यानी जो तकनीकी है उसकी वजह से नवाचार, जो नई नई चीज़ें हैं उनको बढ़ाया जा सकता है और जो हमारी विशेषज्ञता है उसको भी अच्छा बनाया जा सकता है। अब हम देखेंगे इसका कंक्लूजन यानी निष्कर्ष आप किस तरह से लिख सकते हैं। इस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था में उभरते बाजारों की संभावनाएं बहुत उम्मीदवार हैं अगर उन्हें सरकारी समर्थन, नवाचार और संचार की सही रणनीतियों के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाए। यह बाजारों में संगठनात्मकता और विकास की नई दिशा का उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं, अतः आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान कर सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं अगर भारतीय अर्थव्यवस्था को सही दिशा और सही सरकारी समर्थन दिया जाए तो भारतीय जो अर्थव्यवस्था है, जो नए नए उभरते हुए बाजार हैं, उन्हें सही तरीके से रणनीति से प्रयोग किया जाए, यानी सही तरीके से उन्हें आगे बढ़ाया जाए तो वो बहुत आगे बढ़ सकते हैं और जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसका बहुत अच्छी तरीके से विकास हो सकता है और भारतीय अर्थव्यवस्था में ये बहुत बड़ा योगदान भी निभाएंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा और यहाँ ये आपका जो क्वेश्चन पेपर डिस्कशन था ये पूरा ही कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपने सारे ही क्वेश्चन नोट डाउन कर लिए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड फॉर मोर कनेक्टिविटी आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी को चेकआउट कर सकते हैं, आप हमारे ब्लॉगर अकाउंट को चेकआउट कर सकते हैं और आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो कि आपने कर लिया होगा, इस बात की तो उम्मीद है। एंड वन मोर थिंग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो हमारा ऐप है द लर्नर्स कम्युनिटी DUSOL, इस ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं जिसमें आप हमारे फ्री नोट्स देख सकते हैं और अपनी सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, जो कि मैंने अभी आपको सारे ही नोट्स पढ़ाए थे। इस ऐप के माध्यम से आप उन सारे ही नोट्स को देख सकते हैं और सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। और सिर्फ इसी के नोट्स नहीं, और भी सब्जेक्ट के जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उन सभी के नोट्स आप देख सकते हैं और आपको यहाँ वीडियोस भी प्रोवाइड कराई जाती हैं और यहाँ बहुत सारे फीचर्स भी आप देख सकते हैं जो सारे ही आपको हमारे ऐप में देखने को मिलेंगे। तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड करना मत भूलना, डाउनलोड कर लीजिएगा। एंड फॉर मोर स्टडी आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप मेरी जो अपकमिंग वीडियोस हों वो मिस ना कर पाएँ और आप अपनी स्टडी को अच्छे से कर पाएँ। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।